हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में एक क्लास हो चुका है, मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का क्लास हो चुका है, इस अध्याय का परिचय का क्लास हो चुका है। उसमें क्या है, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जो समांतर श्रेणी होता क्या है, श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताए हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग आज का क्लास में प्रश्नावली 5.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट को ये प्रश्नावली 5.1 जो है उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। क्या रहा है, नीचे में निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है, कुछ स्थिति लिखा गया है, उसमें बोल रहा है कौन सा स्थिति एपी का फॉर्म बनाता है कौन सा नहीं, ये आपको बतानी है। यदि बता अरे वो बनाता है एपी तो क्यों बनाता है ये भी बतानी है, यानी कारण भी बतानी है। देखते हैं आगे क्या कंडीशन पहला बोल रहा है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टैक्सी का किराया क्या है, एक एपी बनाना है, क्या एपी बनता है कि नहीं चेक करना है। इसमें दिया क्या है, जानकारी दिया गया हमको कि जो प्रथम किलोमीटर जो टैक्सी का किराया होता है वो कितना होता है, 15 रुपया होता है, और 1 किलोमीटर के बाद जितना भी अतिरिक्त आप चलेंगे उतना क्या है, 8 रुपया आपको अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। चलिए इस कंडीशन देखते हैं, चलो यहाँ पे टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया, ये कितना दिया गया हमको, क्वेश्चन में दिया कि कितना, देखिए दिया गया है प्रथम किलोमीटर के किराया कितना है, यहाँ पे 15 रुपया है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा हमारा ये 15 रुपया तथा तथा अतिरिक्त अतिरिक्त दूरी का प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, का किराया वो आपको है 8 रुपया। ठीक है, प्रथम टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है, और 1 किलोमीटर के अलावा जितना भी आप एक्स्ट्रा चलेंगे उसे क्या है, 8 रुपया है, उसका किराया प्रति किलोमीटर का। तो चलिए इसको क्या है, तो प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखते हैं जो स्थिति है वो एपी बनाता है या नहीं। तो प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, पहला किलोमीटर, पहला मान लो कि क्या है, पहला किलोमीटर चला होगा, पहला किलोमीटर टैक्सी चला गया है कोई भी आदमी, तो कितना किराया देगा उस टैक्सी वाले को, वो देगा 150 रुपया, 150 रुपया। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है, 15 रुपया है, तो 150 लेते क्या, 15 रुपया। ठीक है, चलिए आगे इसी प्रकार तो दूसरा किलोमीटर का कितना हो जाएगा, दूसरा किलोमीटर होगा 15 रुपया प्लस ये 1 किलोमीटर चलेगा कितना, 15 रुपया, और जो दूसरा किलोमीटर चलेगा क्या हो जाएगा, उसमें 8 रुपया और जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला है, प्रति किलोमीटर कितना है, 8 रुपया है, 1 किलोमीटर मतलब 8 रुपया, 8 रुपया बराबर कितना हो गया, 23 रुपया। अब मान लीजिए 3 किलोमीटर चला, तब क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर यदि चला तो भाड़ा कितना हो जाएगा, 15 रुपया तो फिक्स है, फिर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला मतलब 8 प्लस 8, फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया आपका 31 रुपया। और अगला क्या है, चौथा, मान लीजिए चौथा किलोमीटर चला है टैक्सी कोई आदमी, तो कितना लगेगा, पहला तो फिक्स लगेगा 15 किलोमीटर, 15 रुपया लगेगा पहला किलोमीटर का, उसके बाद 3 किलोमीटर जो अतिरिक्त चला है वो क्या, 8 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, मतलब 8 रुपया
प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया, इस तरह से लगेगा उसको भाड़ा। ठीक है, चलिए टोटल कितना भाड़ा लगा उसको, 31, 8, 39, कितना रुपया। देखिए ये जो 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के टैक्सी का जो किराया है, क्या वो एपी का निर्माण करता है? जो 15, 23, 31, 39 रुपया सब आया है, क्या एपी का निर्माण करता है? चलिए चेक करते हैं। चलिए तो क्या एक श्रेणी बन रहा है? देखिए 15 से 23 हुआ, 23 से 31 हुआ, 31 से 39 हुआ, तो श्रेणी तो बन रहा है, मतलब इसमें कुछ संख्याएं जुट रहा है, पर कितना जुट रहा है चलिए चेक करते हैं। तो श्रेणी तो बन रहा है, क्या लिखेंगे? श्रेणी। श्रेणी क्या हो जाएगा आपका? पहला होगा 15 रुपया, दूसरा कितना होगा 23 रुपया, तीसरा हो जाएगा 31 रुपया, और चौथा है 39 रुपया। इससे क्या है, जितना आप किलोमीटर जितना बढ़ते जाइएगा उतना क्या है भाड़ा भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। क्या एपी है? एक श्रेणी है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या है प्लस 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 होकर सारे बन रहा है। 15 में कुछ प्लस हुआ, 23 हुआ, 23 में कुछ प्लस हुआ, 31 बना, 31 में कुछ प्लस हुआ, 39 बना। पर क्या ये समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी क्या विशेषता है? को प्लस होकर जुट के तो एक श्रेणी बने, पर क्या है उस श्रेणी के दो लगातार पदों की बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो हर जगह। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ठीक क्या हो जाएगा? इसकी बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 15 में 23 कितना है? प्लस 8 है। इसमें कितना है? ये भी प्लस 8 है। इसमें कितना? ये भी प्लस 8 है। इस क्या है आगे बढ़ता जाएगा श्रेणी क्या है वो भी प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है आपको कि लगातार दो पदों की बीच की दूरी हर जगह क्या है? बराबर ही है, 8 है, 8 है, 8 है। इसी तरह से क्या है ये आगे भी क्या है श्रेणी में बढ़ता हो जाएगा और बनता जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी दो लगातार पदों के बीच की दूरी क्या है? समान है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, बोलेंगे अर्थात ये समांतर श्रेणी है, या इसको बोल सकते हैं एपी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्या है कारण देना है, क्योंकि कारण नीचे देते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में दो लगातार हो जाएगा, दो लगातार पदों के बीच के अंतर कितना है? समान है। बीच के अंतर हर जगह समान है, हर जगह समान है। समान मतलब क्या है? बराबर है। ठीक है, इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर है। चलिए ये रहा आपको, ये आपने पता कर लिया कि जो आपको स्थिति दिया गया था वो क्या है, जो स्थिति जो बनाता है, जो रुपया किराया जो लगता है टैक्सी का, वो क्या है? एक एपी का निर्माण करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्यों एक समांतर श्रेणी है? क्योंकि क्या है इस श्रेणी के बीच के पदों की दो लगातार बीच की पदों की दूरी क्या है? बराबर है, समान है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। चलिए अब क्या हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हम कर चुके हैं। देखिए समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो क्या है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट ही है। बस आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में है क्या, इसको कैसे समांतर श्रेणी में बदले, तो बस आपका यही तो फेरा है, बस सारा काम आपका हो गया। इसमें बस दिक्कत होता है कि आपको समझ में आना चाहिए समांतर श्रेणी होता क्या है, और जो बन रहा है उसको पहचानना आना चाहिए कि क्या समांतर श्रेणी बन रहा है। बस समांतर श्रेणी पूरा चैप्टर क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन ही है। बस एक ही कॉन्सेप्ट है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है कि समांतर श्रेणी जुट के या घट के बना होता है, और दूसरा इसके दो लगातार पदों के बीच की दूरी क्या होता है, या बीच के अंतर क्या होता है? बराबर होता है। बस यही एक दो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर बना हुआ है। और बाकी सारा क्या है, फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर वैल्यू पुट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा बस। लेकिन सिंपल क्या है, ये जो आपको कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका रहा। देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है,
देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है आपको कि एक बेलन है, ठीक है, उसमें कुछ हवा उपस्थित है, हवा मतलब प्रेजेंट है, उपस्थित मतलब होता है प्रेजेंट है। बोल रहा है उस सिलेंडर से मतलब उस बेलन से क्या है, हर बार जितना भी हवा उस बेलन में प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसका 1/4 क्या है बाहर निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार से 2 बार 3 बार 4 बार क्या है बाहर बार बार क्या है हवा बाहर निकालते हैं। तब बोल रहा है जो बार बार जब निकाल रहे हैं उसके बाद जो शेष हवा बच रहा है उस सिलेंडर में, क्या वो मात्रा क्या एक एपी का निर्माण कर रहा है, क्या एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है, ये आपको चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, इसमें यहाँ पे बेलन में कितना हवा उपस्थित है ये आपको कंफर्म दिया है नहीं, पर ये कंफर्म है कि आप क्या है उसमें से 1/4 भाग हर बार मतलब उस हवा जो इतना हवा उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 हवा हर बार निकालिएगा। तो अच्छा रहेगा कि एक उसमें बेलन में उपस्थित हवा बराबर, हवा की मात्रा बराबर आप कोई 4 का गुणन जी लीजिए, मतलब जो ऐसा लीजिए जो 4 का गुणन जी हो, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। ऐसे माने कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर क्या है हो जाएगा। पर जब आप इसके मतलब उस सिलेंडर में हवा की मात्रा उपस्थित मात्रा को यदि 4 का कोई गुणज लेंगे तब क्या है क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो चलिए वही करते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है कितना हवा बेलन में उपस्थित है ये हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं। माना कि बेलन में उपस्थित हवा कितना है, मात्रा कितना हो सकता है, मान लीजिए ये हवा है तो वॉल्यूम क्यू में ले लीजिए, वॉल्यूम क्या है मीटर क्यू में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। कितना मान लीजिए क्या है 64 मीटर क्यू है। अब क्यू क्यों लिए, क्योंकि क्या है एक वैल्यू में आयतन है, आयतन क्या है क्यू में होता है, और 64 क्या है क्योंकि हमको 4 का गुणा जी कोई लेना था इसलिए हम 64 लिए, ठीक है, ताकि हमको हर बार 1/4 हवा उससे बाहर निकालने में आसानी हो, मतलब कैलकुलेट करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं हर बार कितना निकालता है 1/4। तो पहली बार जब हवा निकालेगा तो पहली बार हवा निकालने पर, ठीक है, क्या होगा देखिए कितना हवा निकालेगा इसका 1/4 भाग। तो कितना पहले तो जो हवा रहेगा प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित हवा कितना रहेगा, उपस्थित हवा, यहां लिखिए बेलन में उपस्थित हवा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64 मीटर क्यूब। क्या है एक बार निकाल रहा है तो हर बार कितना निकालता है 1/4 निकालता है। तो 64 का 1/4 मतलब 64 गुने 1/4, 1/4 बोल रहा है मतलब 1/4 बोल रहा है, 1/4 बाहर निकाल दिया। कितना बाहर निकला मतलब काट दिया कितना होगा 16 का 64, मतलब एक बार में 16 मीटर क्यूब हवा को क्या है बाहर निकाल दिया। तो अब वो बेलन में क्या है शेष हवा कितना बचा है, यहाँ लिखिएगा शेष हवा कितना बचा है, यहाँ पे पूरा कितना पहले था भरा हुआ था 64 मीटर क्यूब बचा भरा हुआ था, उसमें क्या है 16 को घटा दिए, 16 बाहर निकाल दिए फाइनली उसमें कितना हवा बचा है, फाइनली 64 में 16 के कितना बचेगा यहाँ पे 48। कितना मीटर की हवा अभी भी क्या है उस बेलन में उपस्थित है। ये तो पहली बार निकाले, अब क्या है दूसरी बार हवा निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं दूसरी बार हवा निकालने पर। दूसरी बार कितना हो जाएगा जितना बचा हुआ था, कितना बचा हुआ था 48 बचा हुआ, 48 से क्या है 1/4 बाहर निकलेगा, मतलब 1/4 बाहर निकलेगा, काटेगा कितना है 12, मतलब दूसरी बार कितना हवा निकलेगा 12 मीटर क्यूब, मतलब 12 मीटर क्यूब हवा क्या है बाहर निकल जाएगा। अब शेष कितना, इसमें कितना हवा बचा, शेष हवा कितना रहा इसमें, तो बचा कितना था 48 बचा था, एक बार निकालने के बाद उसमें फिर से 1/4 निकाल दिया, मतलब 12 मीटर क्यूब आप फिर से निकाल लेगा। अब कितना बचा उसमें, अब बचेगा आपका ये 36 मीटर क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी निकाला जाएगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या है नॉर्मली किसी भी श्रेणी को चेक करने के लिए कम से कम 3 पद चाहिए, 3 से 4 पद चाहिए, तो क्या है आपको चेक कर लेंगे उस श्रेणी में। क्या है इसमें देखिए 1 2 3 पद मिल गया तो आगे निकालने की जरूरत है ना, क्या है इतने से आगे हम समराइज कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, शेष जो हवा बचा उसमें वो क्या एक एपी का निर्माण कर रहा है क्या, चलिए चेक करते हैं। तो श्रेणी क्या बन रहा है, श्रेणी तो बन रहा है, ये तो सिंपल दिख ही रहा है। 64 था कितना, यहाँ 64 था उससे क्या है 48 बन गया, फिर 48 था उससे क्या है 37 बन रहा है, मतलब कुछ घट रहा है इसमें, घट करके क्या है
एक बना रहा है श्रेणी, लेकिन क्या है, समांतर श्रेणी बना रहा है, ये चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। पहले कितना है, 64, 64। दूसरा क्या है, 48 बचा, शेष सभा 48। फिर तीसरी बार चौथाई एक निकालने के बाद कितना बचा है, शेष बचा 36 बचा है, 36। और इसी बार निकालते जाइएगा तो अनंत तक तो नहीं जाएगा, एक दो पद गला के बाद क्या है, हवा खत्म हो जाएगा, तो क्या है अनंत तक नहीं देंगे, सिर्फ इतने देंगे, ठीक है, एक आध बार दे देते हैं, चलिए एक दो पद तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी क्या विशेषता है कि उसके दो लगातार पदों के बीच के अंतर जो है क्या है, हर जगह बराबर हो। चलिए चेक करते हैं, इसकी बीच की दूरी कितना है, दोनों पदों के बीच की दूरी कितना है, 12। क्या हुआ यहाँ पे, माइनस हुआ, 12 नहीं, 16 है, 16। इसके बीच की दूरी कितना है, -12। देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, दो ही पदों में पता चल गया आपको कि इसकी बीच की दूरी क्या है, बीच के दो लगातार पदों के बीच के अंदर क्या है, बराबर नहीं है। ये आपको क्या है, यहीं पता चल गया। यहाँ लिखें क्या है, एक श्रेणी तो है पर समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब सीरीज तो है, श्रेणी है, पर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ पे ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समांतर श्रेणी या बोल सकते हैं इसको क्या है, एपी। एपी क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि, कारण देना है, क्योंकि इस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर हर जगह समान नहीं है, या अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ, समान नहीं है, समान या ऐसे क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। चलिए आपका कारण भी लिख दिए। चलिए क्वेश्चन के साथ नहीं, इसका जो आंसर क्या है, कारण के साथ लिखने बोल रहा था, क्या है, ये भी लिख, ये समांतर श्रेणी ये स्थिति क्या है, नहीं बनाता है, और क्यों नहीं बनाता है उसका कारण भी लिख दिए। गड़बड़ है क्या, राइटिंग सुधारना पड़ेगा यार, राइटिंग गड़बड़ हो रहा लगता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए उतार लिए। अब क्या है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, क्वेश्चन 1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब क्या हम इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब एक एपी नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन और बोर्ड पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। ये बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 मतलब है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलिए यहाँ पे क्या है, एक कुआं खोदा गया है, खोदना जाना है या खोदा गया है बोल सकते हैं। उसमें क्या है कि प्रथम मीटर, मीटर है ना यार, किलोमीटर है ना, माफ कीजिए, यहाँ क्या मीटर है, तो प्रथम मीटर खुदाई करने का लागत कितना होता है, 150 रुपये लागत होता है। और उसके बाद जितना भी आप गहराई लेना चाहेंगे, जितना भी आप गहराई ले जाना चाहेंगे, उसके क्या है, प्रति मीटर के हिसाब से आपको पैसा लगेगा, कितना लगेगा, 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको पैसा लगेगा। अब बोल रहा है जो कुएं खुदने में जो प्रति मीटर जो बार बार अंदर गहरा होते जा रहा है कुआं, उस प्रत्येक मीटर अंदर जाने का जो लागत लग रहा है बार बार, क्या वो एक एपी बना रहा है, ये आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं फिर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रथम मीटर कुआं खुदाई का लागत वो कितना आपका है, 150 रुपये दिया गया है, ठीक है, तथा अतिरिक्त
अतिरिक्त मतलब इसके बाद, अतिरिक्त मतलब और भी ज्यादा एक्स्ट्रा, अतिरिक्त प्रति मीटर खुदाई के लागत कितना है, के लागत, लागत अतिरिक्त प्रति मीटर खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपए। क्या है, हाँ देखिए लिख रहा है क्या है, क्या है देखिए, प्रत्येक मीटर खुदाई के इसके बाद जितना भी अतिरिक्त होता है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना होता है, 50 रुपए क्या है, बढ़ जाता है, मतलब क्या है 50 रुपया है, कितना रुपया है। चलिए अब क्या है देखते हैं इसका प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसी के अनुसार आगे चलेंगे। देखिए यदि पहला मीटर खोदेगा कुआं को, कितना रुपया लगेगा, उसका लागत कितना होगा, इतना का लागत लिख से बोल सकते हैं, मीटर का लागत, ये कितना जाएगा आपका 150 रुपये लगेगा, क्योंकि पहला मीटर क्या है 150 में खोदेगा। और क्या है, अब दूसरा मीटर खोदेगा, दूसरा मीटर का लागत, मतलब इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसे लिखने का होता तो 2 मीटर कुआं को खुदाई करने का लागत ऐसे लिखना पड़ता, पर क्या है थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ कहानी थोड़ी लिखना है, कहानी नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, समझ आ रहा है। चलिए तो 2 मीटर का लागत कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहला तो लगेगा, पहला जो मीटर जो खोदा है उसका कितना लगेगा, उसका लगेगा 150 रुपया, और जो 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदा है तो कितना लगेगा, उसका लगेगा कितना लगेगा 50 रुपये लगेगा, फाइनली कितना हो जाएगा इसका पूरा प्राइस 200 रुपया। चलिए आगे तीसरा मीटर खोदेगा तो कितना लागत होगा, तीसरा मीटर का लागत, तीसरा मीटर खोदने का लागत कितना हो जाएगा आपका, पहला खोदा होगा 150 रुपया, दूसरा का 50 रुपये बढ़ेगा, फिर तीसरा का क्या है 50 रुपये और बढ़ जाएगा। ये देखिए 3 मीटर क्या खोद गया, लागत कितना आ गया पूरा मिला के, ये आपका आ गया 250 रुपया, 250 रुपया। उसी प्रकार देखिए चौथा मीटर का, चौथा मीटर का लागत कितना हो जाएगा आपका, लागत जब हो जाएगा, पहला का तो 150 होगा, दूसरा होगा 50 रुपया, फिर तीसरा के भी होगा 50 रुपया, फिर चौथा के भी होगा भी 50 रुपया, क्योंकि 1 मीटर के बाद अतिरिक्त क्या है, प्रति मीटर क्या है 50 रुपया चार्ज करता है वो, फाइनली कितना रुपया उसको लेगा चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। चलिए ये आपका क्या है देखिए, 1 मीटर से 4 मीटर तक कुआं के खोदवाने में जो लागत है उसका क्या है, लागत आ गया है। अब देखते हैं कि ये लागत जो है क्या वो एपी निर्माण करता है, चलिए चेक करते हैं। तो श्रेणी चेक करते हैं, बोले श्रेणी है क्या, नहीं श्रेणी तो है, क्योंकि देख रहे हैं आप क्या है बढ़ रहा है बार बार, कुछ प्लस हो रहा है, मतलब श्रेणी 200 का 250 हो गया, 250 300 हो गया, मतलब कुछ बढ़ रहा है, मतलब श्रेणी बना रहा है, एक सीरीज तो बना रहा है, पर क्या ये समांतर श्रेणी बना रहा है, चलिए चेक करते हैं। पहला क्या है 150 रुपया, 150 रुपया, दूसरा क्या है 200 रुपया, तीसरा क्या है 250 रुपया, चौथा 300 रुपया, और इसी प्रकार से जितना आप कुआं खुद बदल जाइए क्या है उतना क्या है रुपया भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 3-4 तक ही हम गए हैं, 4 मीटर तक ही गए हैं। चलिए इसी से हमको पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या है इसके लगातार 2 पदों के बीच की दूरी देखिए, मतलब बीच के अंतर देखिए, इसके बीच के अंतर कितना है +50, ये +50 हुआ है, इसके बीच में कितना हुआ है, ये भी +50 हुआ है, इसके बीच में कितना हुआ, ये भी क्या है +50 हुआ है। देखिए इस श्रेणी के प्रत्येक 2 लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है, समान है, जो कि क्या है 50 50 50 है, अर्थात ये श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी, मतलब ये क्या है एक एपी है। समझ में आया, बोलेंगे अर्थात ये श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी है, एपी है। क्यों है, कारण लिख दीजिए, क्योंकि इसके यानी इस श्रेणी के या इसके दो लगातार पदों के बीच के अंतर समान है, क्या बोल सकते हैं, बराबर है। 2 लगातार पदों के बीच के अंतर हर जगह समान है, क्योंकि यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, हर जगह समान है, या इसे बोल सकते हैं बराबर है, सेम है। चलिए ये हमारा इसका आंसर भी दे दिए कि समांतर श्रेणी है, और उसका आंसर का कारण भी दे दिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको पहले क्या है उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा स्केच में थोड़ा सा इंक भी क्या हो गया, तो क्या है इंक भी डालते हैं, तब तक आप उतार लीजिए, तो हम इंक डालते हैं।
चलिए हमारा क्या है, स्केच में इंक भर लिया। अब क्या है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, उतार लिए, उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। उसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मिटा दे, चलिए मिटा दे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को, 1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक को समझ लिया। क्या है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है, देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, चलिए, जबकि 10,000 रुपयों का राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। ऐसे ज्यादा इसमें कुछ इस्तेमाल होगा नहीं, पर क्या है थोड़ा सा होगा। देखिए होता है दोनों में अंतर क्या है। इधर हो गया हमारे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि, वृद्धि कैसे लिखा था वो, नहीं ई तो ई तो खैर नहीं होगा, ऐसे होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ देंगे क्वेश्चन में। होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन होता है, आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज में क्या होता है, एक मूलधन होता है, जितना राशि लिया गया ऋण पे वो क्या है, मूलधन कहलाता है, और जितना दर पे लिया गया है वो दर कहलाता है, जितना परसेंट लिया गया है, नहीं कहते हैं 100 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये 100 रुपये को नहीं लेगा, 5 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा ऐसे लेते हैं, ये क्या है परसेंट कहलाता है। ये दर हम गया हमारा, और समय कितना समय के लिए लिए हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये सब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो साधारण ब्याज जो होता है, इसे मान लीजिए कि 5 साल के लिए लिए हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए कि यहाँ पे कंफर्म कोई एग्जाम नहीं सही हिसाब नहीं बनाया, बस क्या आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेट मत कीजिएगा कि ये सही बना नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपका मूलधन कितना था, 1,000 रुपया था। ठीक है, तो कुछ दर के वजह से आपको 5 साल में क्या है, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको, हो गया कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, तो मतलब 5 साल में 5 वर्ष में जो आपका ब्याज जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, वो 500 रुपया बढ़ा है। ठीक है, और ये जो ब्याज जो बढ़ा है वो प्रत्येक हर वर्ष मूलधन किसको माना गया है, इस 1,000 को मूलधन माना गया है। पर यही में अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कीजिएगा, इसी अति को ये साधारण ब्याज पे लिया गया है, और इसी को यदि चक्रवृद्धि ब्याज में लिया जाए, तब यदि मान लीजिए कि मूलधन कुछ है, दर कुछ है, समय कुछ है, ये क्या है 5 साल के लिए लिया गया। ठीक है, तो पहला साल मूलधन मान लीजिए कितना है, 1,000 रुपया है। ठीक है, कुछ दर से लिया गया होगा, तो पहला साल या बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट वर्ष, इसका मान लीजिए क्या है, इस 1,000 रुपया क्या है, 10 रुपया ब्याज हुआ। ठीक है, 10 रुपया ब्याज हुआ, तो फाइनली कितना पैसा बन गया, मिश्रण कितना बन गया, तो अतः मिश्रण कितना बन गया, मिश्रण बन गया 1,000 रुपया 10 रुपया। इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए 100 रुपया मान लीजिए। ठीक है, ब्याज क्या है, एक वर्ष में 100 रुपया बचा बढ़ा है। ये भी 5 साल के लिया था, ये भी 5 साल के लिया है, पर क्या है ये चक्रवृद्धि ब्याज से लिया है। तब देखिए कितना अंतर आता है, फर्स्ट वर्ष का 100 रुपया ब्याज हुआ, तो फाइनली मिश्रण कितना हो जाएगा, मतलब कितना रुपया उसको चेक कराना होगा, 1,000 रुपया है, पहले जो ब्याज है ये 100 रुपया, कितना हो गया आपका फाइनली 1,1100। ठीक है, अब देखिए, अब जो अगला साल जो सेकेंड वर्ष जो आपको जोड़ा जाएगा, इसका जो मूलधन है वो क्या है, मूलधन ये 1,000 रुपया नहीं रह जाएगा, बल्कि ये जो 1 साल के अंदर जो आपका ब्याज हुआ है, इस ब्याज को भी क्या है मूलधन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब ये क्या है, अब क्या है 1 साल के बाद इस 100 रुपया जो आपका ब्याज है वो भी क्या है एक मूलधन की तरह जोड़ा जाएगा। अब मूलधन आपका ये 100 रुपया 1,000 रुपया नहीं रहा, मूलधन कितना हो गया आपको, हो जाएगा आपके ये आपका हो जाएगा, मूलधन आपका हो जाएगा, अब मूलधन कितना हो जाएगा 1,100 हो जाएगा, और इस पे फिर जितना भी परसेंट का जो दर रहेगा इस पे फिर से जोड़ा जाएगा। फिर से मान लीजिए कितना होगा, फिर से ब्याज जो हो गया आपका मान लीजिए हो गया 150 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, अगला साल का, सेकंड साल का, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण, तो मिश्रण मतलब क्या होता है, दोनों जो मूलधन है जो ब्याज बढ़ के आ गया, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या मिश्रण बन जाता है। तो अगला साल मिश्रण क्या हो जाएगा, 2 साल के बाद मिश्रण कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1,100 प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1,250 रुपये। ठीक है, तो फाइनली जो मूलधन आपका क्या कितना है, 1,250 आ गया। ठीक है, मूलधन। अब जो तीसरे साल जो जुटेगा थर्ड वर्ष का जो ब्याज जुटेगा वो क्या है, मूलधन, इसको भी नहीं माना जाएगा। अब क्या है 2 साल तक जितना भी ब्याज बढ़ा है
उस ब्याज को भी क्या है जोड़ लिया जाएगा मूलधन में, मतलब वो भी अब क्या है मूलधन बन गया, अब उसको भी क्या है मूलधन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो फाइनली आपका मूलधन कितना हो जाएगा अब हो जाएगा 1250 रुपया। 1250 रुपया क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा आपका। मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा 1250 रुपया। ठीक है। और इसी तरह से हर एक, वही तो 5 वर्ष के लिया था ने, हर एक वर्ष के लिए इस तरह से बढ़ते जाएगा। मतलब प्रत्येक वर्ष जितना भी ब्याज होगा उस ब्याज को पूरा जोड़ करके मूलधन में कर देगा और पूरा मूलधन बना देगा, मूलधन और उस ब्याज को जोड़ करके डायरेक्ट फिर नया मूलधन बना देगा और फिर उस पर फिर और रेट ही 5% से चार्ज करेगा। इससे होता क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। ये क्या है 5 साल में क्या है, देखिए इसमें क्या है हर एक वर्ष 1000 रुपया मूलधन मान के ही लिया गया था। 1000 रुपया मान के ही हमेशा कैलकुलेट किया गया था हर एक साल का कितना कितना हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक साल में क्या है जितना भी ब्याज होता है उसको जोड़ करके मूलधन बना दिया जाता है। फिर दूसरे साल तक जितना ब्याज हुआ उसको भी जोड़ कर क्या है फिर से एक नया मूलधन बना दिया जाता है। और ऐसे ही जितने साल तक के लिया गया लोन है उतना साल तक किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत स्पीड से क्या है मनी मल्टीप्लाई होते चल जाता है, मतलब गुना की तरह होता है। इसमें तो मान लीजिए प्लस से होता है, 20 प्लस हुआ, 30 प्लस हुआ, 40 प्लस हुआ, पर इसमें क्या होता है गुना होते जाता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना इससे हो जाता है ज्यादा होने के बाद। 5 साल 6 साल के बाद या 10 साल के बाद 2 गुना 3 गुना डायरेक्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक गुना डायरेक्ट उसका ब्याज हो जाएगा। 1000 रुपये ले थे, आगे बढ़ला बाद क्या है 1000 रुपये आपका ब्याज मिल जाएगा, ब्याज ही हो जाएगा। 11वां वर्ष या 12वां वर्ष डायरेक्ट 2 गुना 3 गुना ऐसे बढ़ने लगेगा। ठीक है। इसलिए ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज, इसमें अंतर होता है। उम्मीद करते हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर समझ में आया होगा। ये क्या है इसका जो ब्याज जोड़ा जाता है वो क्या है मूलधन पे, हर वर्ष जितना वर्ष के लिए जाता है वो क्या है मूलधन पे जोड़ा जाता है हर एक वर्ष के लिए। पर चक्रवृद्धि ब्याज में इतना 5 वर्ष के लिया तो लिया, पर क्या है मूलधन हर एक वर्ष जितना भी ब्याज हुआ है वो क्या है जुट करके मूलधन बन जाता है और फिर उसका और फिर एक्स्ट्रा आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से होता है, जैसे कि आपको समझाएं। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझ में आया होगा कि क्या अंतर होता है। समझ में आ गया। अगर इसको उतारना है इसमें क्या, इसमें तो कुछ अच्छा है नहीं, बस के लिए कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई भी कैलकुलेशन है नहीं, उसका कुछ मान लिए, बस आपको समझाना था कि ब्याज कैसे जुड़ता है मूलधन कैसे बनता है, ये समझाना था। ठीक है। चलिए क्या हम इसको मिटा देते हैं, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि सिंपल इतना समझिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता क्या है, बस इतना है। आपको इससे पूरे कहानी का इतना ही ध्येय था कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर समझा दिया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, मिटा दें। चलिए क्या अब क्या है इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 8% वार्षिक दर से लिया गया है और कितना लिया है चक्रवृद्धि ब्याज से। पहले तो ऊपर लिख देते हैं, हाईलाइट कर दें कितना है। ये जो क्या है वो है चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज पर। ठीक है। चलिए मूलधन कितना लिया गया है, मतलब जो फर्स्ट बार जो पहली बार जो धन लिया गया है किसी व्यक्ति से वो मूलधन कलर। ठीक है। वो कितना लिया गया है आपको, वो लिया गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, यहाँ पे 10,000 है। ठीक है। ये आपका हो जाएगा मूलधन बराबर हो जाएगा 10,000। दर कितना दिया गया, दर दिया गया है 8 वर्ष वार्षिक दिया। चलिए सही है, अगर नहीं रहता तो पहले वार्षिक बदलना पड़ता। 8% क्या है वार्षिक दिया गया है। और समय क्या है, समय तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कितना समय तक आप निकालना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमको ये चेक करना है कि उसका जो मिश्रण आ रहा है क्या वो एपी के फॉर्म कर रहा है। ऐसे तो फिक्स है कि एपी के फॉर्म को भी करेगा नहीं, क्योंकि क्या है 2 गुना 3 गुना होता है, पर फिर भी क्या है चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए इधर हो गया। अब मान लीजिए कि इसका पहला फर्स्ट वर्ष पहला वर्ष ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज आप लोग जानते हैं कि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज का अलग से फॉर्मूला होता है, उसे एक ही फॉर्मूला पूरा 5 साल 10 साल का कैलकुलेट हो जाता है। पर क्या है यहाँ पे क्या है हमको 2-3 वर्ष तक में करना क्या है, साधारण ब्याज के फॉर्मूला से ही काम चलाते हैं। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 1000। ये आपको क्या होता है, ये होता है साधारण ब्याज का। यहाँ पे लिख देते हैं तो कहीं कंफ्यूज नहीं कर जाए। साधारण ब्याज का होता है ये फॉर्मूला, साधारण ब्याज। ठीक है। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। अब देखिए पहला वर्ष कितना ब्याज बढ़ेगा, मिश्रण पहला मिश्रण कितना रहा, ये आपका रहा मूलधन रहा। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल मूलधन मिश्रण जो होता है, मिश्रण भी क्या होता है मूलधन ही होता है, पर क्या है
वो ब्याज को जोड़ने के बाद जो नया मूलधन बता है उसको कहते हैं मिश्र धन। समझ में आया? चलिए आगे से आपको आप समझ में आएगा अच्छा से। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का? देखिए इसमें 1 साल के लिए है तो मूलधन कितना, मूलधन ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 इतना गुने समय कितना था पहला वर्ष, मतलब 1 वर्ष है लिखेगा 1 वर्ष। दर कितना है 8%, 8% बटे फॉर्मूला से 100 काट के फाइनली कितना आया है, ये आपका आगे कितना आ गया है, ये आपका गया 80 रुपया। ठीक है 80 रुपया क्या है कि सही है ना, 1000 नहीं माफ सॉरी माफ करिए, यहाँ पे 1000 कर 10,000 ही है। ठीक है 10,000 बरोबर है क्या है? चलिए पूरा मिलाते हैं सबसे, देगा नहीं आपको फिर सही से। 10,000 इतना गुने एक सही। अब दूसरा कट गया फाइनली कितना आया 100 गुने 8 मतलब 800 हो गया ये आपका 800 रुपये। ये क्या हुआ 1 साल का ब्याज हुआ, पर ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज से पहले यहाँ पे हाईलाइट कर दें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। क्या हो जाएगा अगला वर्ष सेकेंड वर्ष मूलधन क्या हो जाएगा आपका, जो सेकेंड वर्ष जो मूलधन होगा वो क्या होगा, मूलधन मतलब इसी को बोलते क्या होता है मिश्रधन बोला जाता है, इसी को क्या है मिश्रधन बोला जाता है। ठीक है चलिए मूलधन क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या है मूलधन जो था आपका हो जाएगा 10,000 था आपका मूलधन था। ठीक है 10,000 प्लस जो ब्याज था वो भी हो गया कितना 800 जुट जाएगा, फाइनली कितना आएगा आपका 800, 10,000 और 800 इतना रुपया। ठीक है ये आपका क्या है नया मूलधन आ गया। पहले मूलधन कितना था 1,000 रुपया, ये फर्स्ट वर्ष के लिए था। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है हर एक वर्ष के बाद क्या है ब्याज जुट जाता है, ब्याज जुट गया इसमें, अब नया मूलधन क्या ये बन गया। अब सेकेंड वर्ष जो है सेकेंड वर्ष इसका ब्याज कितना होगा, सेकेंड वर्ष ब्याज कितना हो जाएगा, और ये मूलधन कितना लेंगे, मूलधन इसको मत लीजिएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है क्या है इसको, अब नया मूलधन ये बन गया है कितना हो जाएगा 10,800 गुने समय कितना होगा, समय तो एक ही वर्ष रहेगा क्योंकि अगला साल हुआ 1 साल के बाद फिर दूसरा साल आया, समय तो एक साल रहा बीच के अंतराल, तो ये परसेंट उतने रहेगा 8 के 8% बटे 100 इसमें भी कट गया। फाइनली कितना है आपका ये आपका आगे कितना 108 गुने 8 कितना हो जाएगा 8 64 और 8 864 आया सर नहीं सही है 8 64 और 8 64 के 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा मतलब इतना रुपया आ जाएगा, मतलब सेकेंड वर्ष जो ब्याज आया कितना आया 864 रुपया। तो अब फाइल में तीसरा वर्ष यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन थर्ड वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, जितना पहले मूलधन था कितना था 10,800 प्लस जो भी नया ब्याज हुआ वो भी क्या जुट जाएगा तो 864। फाइनली कितना आपको ये आ गया, आपको क्या जाएगा 16 1 1 8 16 6 4 सही है, अरे ये 4 गया 6 गया 8 8 16 16 सही है इतना रुपया होगा। लफड़ा कर क्या यार कुछ ये आ गया 1,000 ही तो हो गया नहीं, हर बार गड़बड़ करते हैं इतना 6 डबल 6 4 6 6 4 64 8 16 6 अब इतना रुपया आया मतलब। ठीक है चलिए ये फाइनली क्या हुआ नया मूलधन मिल गया, मतलब देखिए पहला मूलधन फर्स्ट ईयर कितना आपको दिए थे मूलधन इतना दिए, 1 साल के बाद कितना मूलधन हो गया ये इतना मूलधन हो गया, मूलधन हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है मूलधन को साइन दिए हैं यहाँ पे, ये आपका मूलधन हो गया। अब तीसरा वर्ष क्या मूलधन रहेगा आपका, तीसरा वर्ष मूलधन ये आ गया। आप लोग क्या बोला क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या बोल रहा है कि इसका मिश्रधन, आपको बताए थे कि 1 वर्ष के बाद जब भी हम ब्याज को जोड़ कर जब नया मूलधन बनाते हैं उसी मूलधन को क्या है मिश्रधन भी बोला जाता है। यहाँ पे अच्छा से हम हाईलाइट भी करते हैं, चलिए जहां जहां मूलधन लिखते हैं वहां पे मिश्रधन भी लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आया मिश्रधन। ठीक है इसको मिश्रधन मत बना दीजिएगा क्योंकि ये क्या है मिश्रधन ये मूलधन ही है। मिश्रधन कब होता है जब 1 साल ब्याज लग जाता है उसको ब्याज क्या है मूलधन में जुट जाता है, उसके बाद जो नया मूलधन बनता है उसको क्या है मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है ये आपका एक मूलधन आया, दूसरा मूलधन आया, तीसरा मूलधन आया, मूलधन आ गया 3 गो। अब 3 पद ही तो एपी को चेक करने के लिए 3 पद तो मैक्सिमम चाहिए, चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक श्रेणी तो बना रहा है कितना है देखिए 10,000 से आ गया 10,800 हो गया, फिर से हो गया 1,164 हो गया, पर क्या है समांतर श्रेणी बना रहा है, चलिए चेक करते हैं। श्रेणी क्या श्रेणी बना रहा है, तो श्रेणी बना रहा कितना हो गया, पहले था 10,000 था इसके पास था मूलधन था 10,000 कितना हो गया 10,800 हो गया 10,800 हो गया, इससे आगे कितना हो गया 11,664 हो गया इतना रुपया। और से क्या है जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएगा उससे यानी ईयर बढ़ते जाएगा उससे क्या है बढ़ते जाएगा, ये अनंत तक जाएगा जितना वर्ष तक हम निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो श्रेणी तो बन रहा है सही है, कुछ प्लस हो रहा है इतना दिख रहा है, पर क्या
ये समांतर श्रेणी है, मतलब इसके दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या समान बराबर है? ले देखते हैं। इसके बीच की दूरी कितना हो गया? +800 होगा। और इसके बीच की दूरी कितना हुआ? +864 हो गया, क्योंकि अभी जोड़ रहे थे, देखो 864 जोड़ रहे थे, इसमें कितना हो गया? ये 864 हो गया। अर्थात देखिए इसमें दो लगातार पदों के बीच की दूरी क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं है, 800 या 864 हो गया। लिखेंगे ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? समांतर श्रेणी ऐसे क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। क्यों नहीं है? कारण देते हैं। क्योंकि इस श्रेणी में, या श्रेणी के भी लिख सकते हैं, इस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच की दूरी या बीच के अंतर, दूरी से अच्छा रहेगा अंतर, बीच के अंतर हर जगह समान नहीं है या बराबर नहीं है, समान नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं बराबर नहीं है, बराबर ब्रैकेट में करती है, चलिए नहीं, ठीक है, समझ में आया? चलिए ये क्या है? कारण लिख दिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, कहते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। उतार लिए? उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। तो आज का क्लास क्या है? क्लास का टाइम हो गया है, तो आज का क्लास क्या है, यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे आपको, हम जो समझाते हैं क्वेश्चन को आपको समझ में आता है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे ही क्लास लेने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और ध्यान दीजिए, इसका टाइम पता है ना क्लास का वैसे तो क्या है, हर एक वीडियो पे लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं क्लास का टाइम क्या है। शाम को 7 बजे से क्लास होगा और शाम को 8 बजे से क्लास होगा, ठीक है, 2 क्लास होगा पर डे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, दिसंबर तक खत्म करना है, तो थोड़ा सा 2 क्लास करने ले रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए।